अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको विदित है, मेरा बोलने का अंदाज़ तो आपको वैसे ही पता है। जैसा कि आपको विदित है, हम हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में चल रहे हैं, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। और अब हमने आपका जो भी है इंट्रोडक्शन है या जो भी चीज़ है, नॉर्मल वे में हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब इस चैप्टर में जो अपना टॉपिक चल रहा है उसके तहत आपका है सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली। ये आपकी बुक से लिया गया है। अब इनका रोल क्या है, नॉर्मली आपका 1 मार्क का 2 मार्क का इस प्रकार से यहाँ पे इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। ये जो आपकी पिक्चर है ये यहीं से ली गई है, पिक्चर इसी आपकी बुक से ली गई है। सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली इनका नाम है। अब इसमें आप आगे देखें, अब ये क्या है, ये किस प्रकार से क्या कर रहे थे, इनका योगदान क्या है। तो एक्सपीडिशंस जो अभियान चला करते थे उसके तहत अफ्रीका में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये पहले से ही ईसाई लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, या जो वो भी है जो वहाँ की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने इंडिया में है, तो ऐसे अफ्रीका में जो भी हिसाब से कंपनियाँ थी तो उसमें ये सहयोग करते थे। सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली वाज जर्नलिस्ट। तो सबसे पहली जानकारी आपको ये दे रखी है, ये एक प्रकार से पत्रकार है एंड एक्सप्लोरर, खोजकर्ता। एक्सप्लोरर हो गया खोजकर्ता। सेंट बाय द न्यूयॉर्क हेराल्ड टू फाइंड। अब ये न्यूयॉर्क हेराल्ड एक प्रकार से न्यूज़पेपर है, इन्होंने इनको यहाँ पे भेजा था टू फाइंड लिविंगस्टन, ए मिशनरी एंड एक्सप्लोरर हु हैड बीन इन अफ्रीका फॉर सेवरल ईयर्स। तो लिविंगस्टन का जो एरिया है उस एरिया के बारे में जानकारी के तौर पर इनको भेजा गया था। ये मिशनरी है धर्म, क्योंकि ये वहाँ अपने ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, तो उस मामले में उनको आगे का रास्ता तय करना था। और ये खोज करता है अफ्रीका में, बहुत सालों तक इन्होंने काम किया है। दीज एक्सप्लोरेशंस, अब ये जो रास्ते बनाते थे, खोजबीन करते थे, वो किस प्रकार से काम आते थे उसके बारे में बता रखा है। दीज एक्सप्लोरेशंस हेल्प द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अफ्रीका, इनके द्वारा की गई खोज के माध्यम से अफ्रीका को जीतने में हमें सहायता मिली। दीज एक्सप्लोरेशंस वर डायरेक्टली लिंक टू इंपीरियल प्रोजेक्ट्स, और इनके द्वारा खोज जो की गई थी वो जो यूरोपियन जो पावर्स है, इंपीरियलिस्ट पावर है, उनका जो प्रोजेक्ट है उसमें इनको बहुत सहायता मिली। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, हु वाज सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली, तो इसका आंसर नोट्स के तौर पे मैंने आपके समक्ष दे दिया। अब ये अपना नया टॉपिक अपना शुरू हो रहा है, रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। ये एक बड़ा टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक को आपको भाई 3 नंबर के हिसाब से जो भी है बड़े तौर पे इसको आपको याद करना है इसको। तो रिंडरपेस्ट एक प्रकार से ये कैटल है, गाय भैंस जो भी जानवर है बड़े वाले, उनमें ये इनके दांतों में, मुंह में हिसाब से ये जो पैर है खुरपका, हमारे यहाँ खुरपका मुंह पका, एक प्रकार से आप भी कह सकते हो कि खुरपका मुंह पका नामक बीमारी हमारे भारत में इस प्रकार से कई बार हो जाती है जानवरों के। तो वही ये जो बीमारी है ये वहाँ अफ्रीका में फैली और इसी बीमारी को नाम दिया गया रिंडरपेस्ट। और एक प्रकार से ये कैटल प्लेग, ये जानवरों के अंदर एक प्रकार से ये प्लेग फैल गया था। ये देखिए सबसे पहले क्या है, रिंडरपेस्ट वाज ए फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग इन द 1890s इन अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा फैलने वाली जो बीमारी थी, तीव्र गति से जानवर में फैली, तो वो है रिंडरपेस्ट। कब फैली है? 1890 के दशक में, डिकेड्स आपका ये हो गया। इट्स ये हमें क्या बताती है, हाउ इन दिस एरा ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये जो समय काल चल रहा है देशों को जीतने का, लोगों को अपने अधीन बनाने का, इवन ए डिजीज अफेक्टिंग कैटल रिसेप्ट द लाइव्स एंड फॉर्च्यून्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पर आप देखिए कि जानवरों में जो एक बीमारी फैली, वो जानवरों में जो बीमारी फैली उसने लोगों के जीवन को नया रूप दे दिया। जीवन और भाग्य, फॉर्च्यून, थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में लोगों का जो भाग्य है और जो जीवन है उसको एक नया रूप दे दिया। एंड देयर रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उनका पूरी दुनिया के साथ में जो उनका जो रिलेशन है उसको भी एक नया रूप दे दिया। ये बच्चों यहाँ लिखा हुआ है। ये एक प्रकार से आप खुरपका मुंह पका जो बीमारी है एक प्रकार से, अब आजकल तो इनके वो ट्रीटमेंट जो भी है शुरुआत में होती है रिंडरपेस्ट, तो अफ्रीका में तो इस बीमारी ने
वहाँ के जो मूल निवासी थे अफ्रीका के, उनको दोयम दर्जे का इंसान बना दिया। कैसे? रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s। रिंडरपेस्ट बीमारी की हम बात करते हैं, अफ्रीका में ये 1880 के दशक में आई। इट वॉज कैरिड बाई इन्फेक्टेड कैटल। ये बीमारी किसके माध्यम से पहुंची? ये संक्रमित जो मवेशी थे जिनको आयात करके लाया गया था, इम्पोर्टेड फ्रॉम, आयात करके लाया गया था ब्रिटिश एशिया। यहाँ कई बार ये कहा जाता है ये ब्रिटिश एशिया इंडिया भी हो सकता है। इंडिया से ये जो गाय हैं उनको वहाँ ले गए थे। क्यों ले गए थे? ताकि इनका भरण पोषण हो सके। जो इटली के जो सिपाही हैं, इटली की सेना के जो सैनिक है, वो यहाँ ईस्ट अफ्रीका में इरिट्रिया नाम से एक देश है, ईस्ट अफ्रीका में इरिट्रिया नाम से देश है, उसको जीतने के लिए वहाँ आए हुए थे। तो उनके भोजन के लिए ये जो ब्रिटिश एशिया, नॉर्मली आप इंडिया मान सकते हो, आप यहाँ से इन गायों को ले जाया गया ताकि बीफ, गाय के मांस के तौर पे इनको भोजन खिलाया जा सके हिसाब से। अब यहाँ पर ये इटली, अब इनमें ये संक्रमित ये बीमारी थी, एंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट। अब ये बीमारी किस प्रकार से फैल गई आप देखिए। आप ये अफ्रीका के नक्शे में पूर्व वाले जो इरिट्रिया है वो अफ्रीका के नक्शे में पूर्व में स्थित है। तो पूर्व वाले इलाके से इसकी एंट्री हुई, रिंडरपेस्ट मूव्ड वेस्ट, और जो अफ्रीका का जो मैप है उसमें जो पश्चिम वाला हिस्सा है, अटलांटिक ओशियन की तरफ जो हिस्सा है, वहाँ ये लाइक फॉरेस्ट फायर्स रीचिंग अफ्रीकास अटलांटिक कोस्ट इन 1892। जंगल में जिस प्रकार से आग लग जाती है, आपको पता है जंगल में जब आग लग जाती है तो वो कभी रुकने का नाम नहीं लेती, क्योंकि वहाँ हरा हो चाहे सूखा हो, पूरा घास फूस पड़ा। तो ऐसे इसमें आग लग गई। तो अफ्रीका का जो अटलांटिक जो कोस्ट है इधर 1892 में 1892 में एक जंगल में जैसे आग फैलती, इस प्रकार से ये बीमारी भी जानवर से होती होती सीधे फैल गई। इट रीच द केप, अफ्रीका सदर्नमोस्ट टिप। और अफ्रीका का हम मैप देखते हैं कॉन्टिनेंट का, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा है केप ऑफ गुड होप, वहाँ आने वाले 5 सालों में वहाँ पहुँच गई ये बीमारी। देखो आप सोच लो, ये बीमारी, जानवरों की बीमारी ने अफ्रीका के मूल निवासियों को किस प्रकार से प्रभावित किया और उन्हें दोयम दर्जे का बना दिया। 5 years लेटर अलोंग द वे रिंडरपेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल। ये लाइन भी आपके यहाँ पर दी हुई है कि पूरी रास्ते से गुजरती गई और वहाँ जितने भी जो मवेशी थे, कैटल मवेशी थे, गाय भैंस जो भी थे, 90% उनकी जान ले ली इस बीमारी ने। अब देखिए 90% मवेशी जब मर चुके हैं, द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। अरे भाई, परिवार में ऐसे मान लो 10 ही गाय है और 10 में 7 गाय मर गई, 10 में 9 गाय मर गई, 90% के हिसाब से 10 में 9 गाय मर गई, तो वो एक गाय कैसे तो पूरे परिवार का भरण पोषण करेगी और कैसे उस एक गाय के माध्यम से इनकम का सोर्स आएगा। आप देख सकते हो कि प्रकार से ऐसी ही हालात इन अफ्रीकन मूल निवासियों के साथ हुआ। डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स, उनकी आजीविका को नष्ट कर दिया। प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट्स नाउ सक्सेसफुली मोनोपोलाइज व्हाट स्केर्स कैटल। स्केर्स माने जो बच गए थे। अब ये जो बड़े बड़े कल कारखाना के मालिक, खदानों के मालिक और ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने सफलतापूर्वक ये जो मवेशी थे जो बच गए थे, स्केट्स का हो गया बच गए थे, जो बच गए थे उन पे कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया। इनको हम ठीक कर रहे हैं, ठीक करने के नाम पर वहीं अपने पास ही रख लिया। टू स्ट्रेंथन देयर पावर एंड टू फोर्स अफ्रीकन इनटू द लेबर मार्केट। और ये मवेशी जो बचे हुए मवेशी थे, कैटल थे, ये अपने जो जागरूक थे, अपने सहयोगी थे, उनको दे दिए और बाकी सब लोगों को गुलाम बनने के लिए मजबूर कर दिया कि आपको काम करना है तो लेबर मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ पेपर सर्किट पर लेबर मार्केट है, वहाँ पहुँच जाओ, सीधी बात है, काम करो, तगारी लो हाथ में, परात वगैरह फावड़ा सब लो। ऐसे ही जैसे मैं तो सिकर का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे अफ्रीका में लोगों के लिए कर दिया, मजबूर कर दिया हिसाब से। कंट्रोल ओवर द स्केर्स रिसोर्स ऑफ कैटल इनेबल्ड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स टू कॉन्क्वर एंड सबड्यू अफ्रीका। यहाँ पर ये कह रखा है कि जो बचे हुए जो रिसोर्स थे, संसाधन थे, ये मवेशी थे, इन पर कंट्रोल करने की वजह से यूरोपियन जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने पूरे अफ्रीका को जीत लिया, पूरे अफ्रीका को जीत लिया। वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने एक लाइन बताई आपको, देखिए आप।
अब यहाँ पर ये एक टॉपिक है, वाई यूरोपियन वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका। एक नया टॉपिक आया है। यूरोप के लोग हैं बेचारे, अफ्रीका के लोग हैं, मूल निवासी लोग आराम से अपने खुले सांड की तरह रह रहे थे। आपको पता है अफ्रीकन लोग कपड़े भी कम पहनते हैं और वहाँ पर धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट वो है जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बीच में इक्वेटर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों वहाँ से गुजरती है। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों लाइनें गुजरती है। आपको पता है इतना बड़ा विशालकाय जो भी है। तो यहाँ ऐसे इलाके में जहाँ नंगे पंगे ये लोग रहते हैं और इनके वो एक इंग्लिश का बड़ा था टेब्यू, मतलब यहाँ के लोग ऐसी प्रकार की परंपराएं मानते हैं जो हमारे समाज में, हमारे यहाँ के इलाके में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके लिए नॉर्मल बात है। जैसे एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आप खुद यूट्यूब पे सर्च करना जो भी हिसाब से। अब मैं एग्जाम्पल आजकल कम ही देता हूँ। वाई यूरोपियन वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका। यूरोप के लोग हैं बड़े बड़े जो उद्योगपति है, ये अफ्रीका की तरफ, ऐसा उनको क्या मिल गया कि वो उन लोगों को वहाँ पर परेशान करने चले गए। इन द लेट 19th सेंचुरी, देखो भाई पहले बात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है, लेट उत्तरार्ध की बात है। यूरोपियन वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। अंग्रेजों को पता लगा इतना विशाल का लैंड है, बहुत बड़ा लैंड है, जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों लाइनें गुजरती, इतना बड़ा विशाल है। तो ज़रूर यहाँ ज़मीन को हम खोदेंगे तो ज़मीन के अंदर कहीं ना कहीं मिनरल्स मिलेंगे। यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू इस्टेब्लिश प्लांटेशंस। यूरोप के जो बड़े बड़े लोग इसलिए अफ्रीका आए, इनको उम्मीद थी इस्टेब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस, हम यहाँ बागान बनाएंगे, चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान जो भी है, ये इंडिगो के माइंस, खदान कार्य भी करेंगे। टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स, हम यहाँ फसल भी उगाएंगे और हम खनिज भी निकालेंगे। फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप, किस लिए? निर्यात करने के लिए। ये लोग भाई खूब पैसा कमाएंगे, हम इनको निर्यात करेंगे यूरोप को, हम यूरोप को निर्यात करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। टू फिल अप शॉर्टेज ऑफ लेबर एम्प्लॉयर्स यूज मैनी मेथड टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। अब यहाँ एक टॉपिक है, बात ऐसी है, अफ्रीका में कोई भी मूल निवासी लोग, अफ्रीकन निग्रो लोग है, वो काम करने को तैयार नहीं है। काम करने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर कबीलाई सिस्टम है और भाई वहाँ पर आराम से जो भी है मालिक ने कह दिया वैसे करेंगे, और वहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा थे हिसाब से। तो भाई ये गाय थी, ये केटल से खूब है, दूध दही पीने वाले हैं, जो भी काम क्यों करें, सीधी बात। तो अब इनके सामने दिक्कत आ गई कि ये लेबर कहाँ से प्राप्त करें, शॉर्टेज ऑफ लेबर आ गई। अब शॉर्टेज ऑफ लेबर को फिलअप करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये आपका एक अलग से क्वेश्चन बनता है। इन्होंने क्या हैवी टैक्सेस वर इम्पोज, इन्होंने टैक्स ज़्यादा लगा दिया। इन अफ्रीकन लोगों पर ये मस्टंडे हैं, ये गेंडे की पूंछ से ही मानते हैं। एक बार मेरे गुरुजी थे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में, मिस्टर जीडी थापलियाल, वो उनकी ड्यूटी एक बार अफ्रीका में लगी, तो वो बोले यहाँ के अफ्रीकन लोग हैं, ये यहाँ के जो मास्टर जी उनको गेंडे की पूंछ से इनको मार के पिछवाड़े पर इनको सीधा करते हैं हिसाब से। तो इनकी इतनी मोटी चमड़ी है, तो इन पर कहेंगे ये ऐसे नहीं मानेंगे। हैवी टैक्सेस वर इम्पोज, इन पे एक भारी जुर्माना लगा दिया जाए, विच कुड बी पेड ओनली बाई वर्किंग ऑफ फॉर वेजेस। और वो जब वो पे इम्पोज जो टैक्स लगाया उसका चुकता तभी होगा जब आप हमारे प्लांटेशन में काम करेंगे या हमारे खदान कार्य में काम करेंगे, तभी वो टैक्स चुकेगा, सीधी बात ये है। इसलिए इनको मजबूर किया गया। दूसरा, इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड, पिताजी के बाद में बेटा, भाई उनके बेटों में वो प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी, भाई बहनों में जो एक प्रकार से ऐसे है। तो वो सबके मजे थे। इन्होंने इस वंशानुगत कानून में बदलाव कर दिया। क्या बदलाव किया? ताकि एक को सुविधा मिले, बाकी सब हमारी कंट्रोल में आ जाए। सो दैट पीजेंट्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैंड, ताकि ये जो किसान लोग हैं यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर साथ काम करे। ओनली वन मेंबर ऑफ ए फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड। हाँ, अंग्रेजों ने कानून क्या बना दिया कि परिवार का सिर्फ मात्र एक सदस्य ही उस जमीन का हकदार होगा, परिवार की हवेली का हकदार होगा, और बाकी लोगों को एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अदर्स वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट, बाकियों को कोई अधिकार नहीं है। और वो जो एक भाई है वो सबको दे तो दे, नहीं तो नहीं दे। अब भाई इनमें आपस में ये प्रॉपर्टी का झगड़ा वगैरह जो भी है कर दिया, और भाई हाँ किसी ने बड़े भाई को परेशान किया तो सरकार उसके साथ है, दूसरे सबको मरवा सकती है, सीधी बात है। इसलिए बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती, सरकार उसके साथ है।
तो लेबर, बाकी लोगों को मजबूर होकर लेबर मार्केट में जाना पड़ा। माइन वर्कर्स वर आल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। ये 2 बार लिख दिया मैंने। जो खदानों में काम करने वाले लोग थे, उनका वो जो सीवर है जहाँ पर वो रहते हैं, उन पर उनको प्रतिबंध लगा दिया कि आप विदाउट परमिशन यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकते। नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली, यहाँ से फ्री में बाहर घूम ही नहीं सकते भाई, घूमने के लिए आपको परमिशन चाहिए। लो साहब, मैंने आपको यहाँ 2 चीज़ बता दी कि यूरोपियन लोग यहाँ पर क्यों आए, ये बता दिया आपको, मिनरल्स और ये क्रॉप्स के लिए, उगाने के लिए, और यहाँ पर ये बागान के लिए, इन चीज़ों के लिए, और ये निर्यात करने के लिए। और नीचे ये बता दिया कि इनके पास शॉर्टेज ऑफ लेबर आई तो अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या तरीके, श्याम दाम दंड भेद अपनाए ताकि ये इन लोगों को मजबूर कर दिया काम करने के लिए। अब देखो आप, ये नया टॉपिक आपका 3 नंबर का शुरू हो गया है। मैंने कोशिश की कि आपको एक बार शुरुआती तौर पे आपको पूरा समझाया जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ बंधुआ मजदूर है। बॉन्डेड लेबर आपने सुना होगा। बॉन्डेड लेबर का ये एक रिटर्न का वर्क है, बस कि अब लिखित में आप हमारे बंधुआ मजदूर हो। तो इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया से बात करती है भाई। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने परिभाषा दी है कि इंडेंचर लेबर है क्या। ए बॉन्डेड, यहाँ देखिए आप, ए बॉन्डेड लेबरर, बंधुआ मजदूर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट भी साइन हो रहा है, बस एग्रीमेंट के तहत आप हमारे नौकर हो। टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर, आप किसी मालिक के लिए आप काम करोगे, फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, और उसमें समय भी दिया गया है कि कम से कम उसमें समय होता था 5 साल का, तो 5 साल के लिए आप काम करेंगे। टू पे ऑफ हिज पैसेज टू ए न्यू कंट्री और होम, और आपको उसको बदले में आपको पेमेंट मिलेगा, और आपको इस नई कंट्री में आपको, यही आपका घर है, यहीं आपको रहना पड़ेगा। आपको सब लिखित में था, पूरे 5 साल आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, लिखित में है। ड्यूरिंग दिस टाइम इट वाज ए वर्ल्ड ऑफ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट मिजरी। ये वो समय था, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये बच्चों आपको समझने की जरूरत है कि वर्तमान में यही समय चल रहा है, ऐसा ही समय चल रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में वापस आने की संभावना बताई जा रही है। तो देखो आप, ऐसा ही समय चल रहा है। ये वो समय है कि एक तरफ तो बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, और एक तरफ दुख तकलीफें आ रही थी। एक तरफ हायर इनकम फॉर सम, एक तरफ बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स, और एक तरफ बहुत से लोग बहुत कम पैसा कमा रहे थे, गरीबी में जी रहे थे। कुछ लोग अमीरी में जी रहे थे, बहुत से लोग पैसा पैसा पैसा, और बहुत से लोग गरीबी में जी रहे थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, कुछ लोगों के पास तकनीकी बहुत एडवांसेस थी इन सम एरियाज, एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कोएर्शन इन अदर्स। और एक तरफ दंगा फसाद हो रहे थे, एक तरफ तो तकनीकी का विस्तार हो रहा था, और एक तरफ है दंगे फसाद हो रहे थे। इन द 19th century hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantations। 19वीं शताब्दी की बात है, सैकड़ों से हजारों की संख्या में, सैकड़ों से हजारों की संख्या में भारत से, चाइना से मजदूर लोग काम करने के लिए इन बागानों में गए, इन खदान कार्यों में गए, सड़क पर काम करने के लिए गए। रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रेलवे से संबंधित जो रेलवे लाइन है, जो उनका जो बोगी है, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में दूर दूर चले गए, फैल गए हिसाब से जो भी है। चलो भाई, हमें काम करना है तो काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, 19वीं शताब्दी में सैकड़ों से हजारों की संख्या में भारतीय चाइनीज़ लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये इन चाय के बागानों में या कॉफ़ी के बागानों में, इंडिगो बागानों में, खदान कार्य में, सड़क पर और रेलवे से संबंधित कार्यों के लिए पूरी दुनिया में गए भाई। क्या करें, पापी पेट का सवाल। इन इंडिया इंडेंचर लेबरर्स वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स विच प्रॉमिस रिटर्न ट्रेवल टू इंडिया। भारत से भी बहुत से लोग ये मजदूर बन के गए, और इनको किराए पे लिया गया भाई, कॉन्ट्रैक्ट के साथ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बताया ना आपको हिसाब से, एक वो नीचे फोटो दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता था, जिसमें ये वादा किया गया था कि आपको रिटर्न टिकट मिलेगा वापस इंडिया के लिए। वो लगभग 5 साल का। दे हैड वर्कड 5 years ऑन देयर एम्प्लॉयज प्लांटेशन, और आपका जो मालिक है वहाँ पर आपको लगभग 5 साल आपको वहाँ काम है करना पड़ेगा। ये आगे हम बताएंगे आपको। एक मिनट, वो आपका, एक मिनट, ये आपका हो गया। अब इसको देखो आप, मोस्ट इंडियन
इंडेंचर वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन। अब यहाँ पर ये भारत के बारे में बताया गया है कि भारत में ये जो बंधुआ मजदूर थे एग्रीमेंट वाले इंडेंचर वर्कर्स, कहाँ कहाँ से गए थे? तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए थे, बिहार से गए थे, सेंट्रल इंडिया से गए थे, और तमिलनाडु में वो ज़िले जहाँ पानी की बहुत कमी है, ड्राई डिस्ट्रिक्ट, जो ड्राई डिस्ट्रिक्ट वहाँ से भी गए थे। अब देखो, इन द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्यकाल की बात है, ये दीज रीजन्स एक्सपीरियंस मेनी चेंजेस, कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? अब हमने कह तो दिया भाई यहाँ से लोग ये बंधुआ मजदूरी तौर पे गए थे, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? कॉटेज इंडस्ट्री में पतन हो गया भाई, इसी कमी पड़ गई यहाँ पे, जो भी है इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा, लैंड रेंट्स रोज, और मालिक है वो ज़मीन का ज़्यादा किराया लेने लगे हिसाब से जोतने वालों से। लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस, ज़मीनों को खदानकारियों के लिए साफ किया जाने लगा, प्लांटेशन और बागानों के लिए साफ किया जा, तो ज़मीनें कम पड़ गई। इसका सार हो गया कि ज़मीनें कम पड़ गई, जिसकी वजह से अब वो काम करे तो कहाँ करें, तो इन लोगों को मजबूर होकर देश से बाहर जाना पड़ा। ऑल दिस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पुअर। अब इन सब कार्यों से, ये जो सेकंड पॉइंट, इन सब कार्यों से बेचारे गरीबों की मारामारी हो गई। दे फेल टू पे देयर रेंट्स, वो किराया चुकाने में असमर्थ होने लगे। बिकेम डीपली इंडेप्टेड, और गहराई से कर्ज में चले गए, मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज में चले गए। एंड वर फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क, और उन्हें मजबूर किया गया कि वो बाहर निकल के किसी कामकाज को ढूंढे, उनको मजबूर किया गया। ये लो साहब, इसकी वजह से ये कार्य हुआ, बता दिया। द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर माइग्रेंट्स वर द कैरिबियन आइलैंड्स। मुख्यतः अधिकतर भारतीय मजदूर लोग कहाँ कहाँ गए? वो कैरिबियन आइलैंड्स में गए, जो भाई आजकल हम क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ वाला एरिया मानते वो है, जिसमें त्रिनिदाद, गुआना, सूरीनाम ये है, और इसके अलावा मॉरिशस भी है, हमारे नीचे की तरफ है, जो भी है फिजी भाई मैंने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के ऊपर फिजी, तो फिजी भी गए। अब यहाँ पर हम नज़दीक की बात करते हैं, इसको रिपीट कर दूं भाई। अधिकतर ये डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ हमारे भारतीय मजदूर गए? कैरिबियन आइलैंड्स में गए, त्रिनिदाद, गुआना, सूरीनाम, ये वेस्ट इंडीज़ वाला इलाका है, जिसे हम क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। मॉरिशस हमारे नीचे मालदीव्स के पास है, और फिजी मैंने बता दिया आपको, रिपीट कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड के ऊपर फिजी है। हम नज़दीक की बात करते हैं तो तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू सिलोन एंड मलाया। तो तमिल लोग हैं वो रोजगार की तलाश में सिलोन, ये सिलोन पहले बोला करते थे, सिलोन ही आज का श्रीलंका है, और मलाया है वो आज का मलेशिया है। देखिए आप, हाउ ब्रिटिश एजेंट्स रिक्रूटेड इंडियन लेबरर्स फॉर इंडेंचर लेबर माइग्रेशन। ये नया टॉपिक आपके सामने शुरू हो गया है, और इसको आप गौर से देखिए हिसाब से कि आसान है क्या कि परिवार को छोड़ के, सारे बच्चे कान खोल के सुन ले, क्या ये आसान है कि स्वयं के परिवार, मम्मी पापा, बच्चे, वाइफ, उनको छोड़ के आप अपने रोज़गार के लिए बहुत दूर जाएं, और कोई आपको बिल्कुल ऐसे श्याम दाम दंड भेद ऐसे पपोल के हिसाब से वो तैयार करे कि भाई आपको वहाँ जाना, और वहाँ जाके आपको कुछ और सीन मिले? तो ये एजेंट हुआ करते थे। रिक्रूटमेंट इन नौकरी की भर्ती के लिए हुआ डन बाई एजेंट हुआ करते थे, इंगेज बाई एम्प्लॉयर्स एंड पेड ए स्मॉल कमीशन। तो ये जो मालिक हुआ करते थे बड़ी बड़ी कंपनियों के, ये लोग एजेंट रखा करते थे, एजेंट के माध्यम से इनकी एक छोटी सा इनका कमीशन हुआ करता था। मैनी माइग्रेंट्स एग्रीड टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन इन देयर होम विलेजेस। बहुत से लोग, भारतीय लोग हैं, इसलिए बाहर चले गए, इस उम्मीद से वो लोग बाहर चले गए कि गरीबी से छुटकारा मिलेगा, एस्केप पॉवर्टी। बहुत से लोग इसलिए बाहर चले गए कि उनको ये लगा कि गरीबी से छुटकारा मिलेगा, या ये जो हमारा यहाँ शोषण हो रहा है, हमारे गांव में हमें नीच जाति का समझ करके या हमें अनपढ़ समझ करके जो हमारा शोषण किया जा रहा है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा, ये सोच के वो कहे हमें वहाँ दूसरी जिंदगी देखने को मिलेगी, चलेगी। एजेंट्स आल्सो टेम्पटेड the prospective migrants by providing false information about final destination, modes of travel, the nature of the work and living and working condition। एजेंट भी हमेशा इस प्रयास में रहता था कि वो जो संभावित जो बाहर जाने वाला है उसको गलत सूचना देकर उसका जो अंतिम लक्ष्य है
अरे उसके बारे में बड़े चांद लगा देते थे हिसाब से। यात्रा भाई आपको भाई हवाई जहाज से जाओगे, रेस से जाओगे, बस वहाँ तो द नेचर ऑफ द वर्क, वहाँ कुछ नहीं करना, कुर्सी पर बैठ कर बस चाय का ऑर्डर देना है, बाकी काम अपने आप होता रहेगा। काउंटिंग आपको आती है 1 2 3 कर देना। एंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, और रहने के लिए वहाँ पर सुबह शाम वहाँ सूरा सुंदरी सब मिलेगी आपको, बस जाना है काम करना है। एंड वर्किंग कंडीशंस, काम कुछ नहीं है, बस खड़े रहो, बस काउंटिंग कर लो कितने लोग क्या काम कर रहे हैं। ऐसे ही फास्ट इंफॉर्मेशन के माध्यम से ये एजेंट लोग इनको कहते थे कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं करना। अब ये लोग वही बका में आ जाते थे। आलसी तो है, भारतीयों को सबसे ज़्यादा आलस खा गया। भारतीयों को जुबान ने नहीं खाया है, भारतीयों को आलस खा गया। और जो आदमी आलस नहीं करता है ना, उसके लिए हर जगह रोजगार होता है, ये ध्यान रखिए आप। भारतीयों में सबसे बड़ी कमी है ये। ऑफन माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड दैट, यहाँ तक कि इन बाहर जाने वाले लोगों को ये भी नहीं बताया जाता था। देवर एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये हाँ